बिहार, क्या आप बता सकते हो इस बिहार शब्द का ओरिजिन क्या है? इसका जेनेसिस रूट क्या है? बिहार 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 जो राज्य है, बिहार राज्य की एक रिच हेरिटेज और लेगेसी है। इन 6 हेरिटेज साइट्स के अलावा क्या आप ऐसी और कुछ साइट्स बता सकते हैं? हाय एवरीवन, दिस इज 11th of March 2023. वेलकम टू सृजन इंडिया 1. As long as you know yourself, no one else's opinion should bother you. This is a fact. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. See, मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और मेंटल क्लैरिटी आती है जब हम हमारी जर्नी को जर्नल करते हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको जर्नल करिए, एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें सारे रिकॉर्ड्स एंट्री करिए, अपनी डे टू डे प्रोग्रेस को मॉनिटर करिए, अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, अपनी वीकनेस को देखिए। ये आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड रहने वाला है, ये आपका जर्नल। सो जर्नलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Your thoughts are as much less frightening when they are tangible, when you can see them on a page in front of you. Write and write more. Study full throttle. This is prelims 2023 course, entire syllabus. This is revision course. It is a kind of crash course, and this is टेस्ट सीरीज कोर्स. दिस इज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन. ये 3 डिफरेंट कोर्सेज हैं. तीनों की सेपरेट फी है 1111. सेपरेट फी है फॉर ईच कोर्स इज ₹1111. फी इज वेरी वेरी नॉमिनल, वेरी वेरी अफोर्डेबल, एंड फॉर दिस फी वी आर डूइंग अ लॉट. हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसमें कर रहे हैं और द पॉइंट इज ये कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. हमारा टारगेट है 28th of May 2023. सो नेक्स्ट 3 months भी हम फुल थ्रॉटल कॉन्ट्रीब्यूशंस और यहाँ पर इनिशिएटिव्स लेंगे सो दैट ये एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो. अवर प्राइमरी टारगेट इज टू मेक यू क्वालिफाई दिस 28th of May 2023 एग्जाम, एंड वी विल डू एवरीथिंग अंडर द सन टू मेक दिस हैपन. सो खूब मन लगा के पढ़ाई करो. इसमें सिलेक्शन चाहिए, 28th of May में सिलेक्शन चाहिए. Okay, this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. You can join our Telegram channel और डेली बेसिस पे इसको आप सॉल्व करो. इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और जो टेम्परामेंट है आपका एग्जाम एमसीक्यू टेम्परामेंट वो डेवलप होगा. रियल टाइम पे आपको इसका सॉल्यूशन भी पता चलता है. रियल टाइम पे आपको अपना रिलेटिव परफॉर्मेंस भी पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, रियल टाइम में आपको पता चल रहा है 48% स्टूडेंट्स ने इसको गलत दिया बट आपने इसको सही दिया. तो ये एग्जाम जो होता है ना, ये रिलेटिव एग्जाम होता है. सो दैट इज व्हाई सॉल्व दीज एमसीक्यूज टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे. सॉल्व दीज एमसीक्यूज इन दिस गेम फॉर्मेट. दिस इज वोकैबुलरी. रिकॉन्डाइट, इसका मतलब होता है वो गंभीर है, डिफिकल्ट फॉर वन ऑफ ऑर्डिनरी नॉलेज और इंटेलिजेंस टू अंडरस्टूड, वो सामान्य लोगों की समझ से बहुत परे है. लेनिटी का मतलब होता है सज्जनता, काइंड, जेंटल और कंपैशनेट ट्रीटमेंट स्पेशली टुवर्ड्स समवन. बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आप एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं, आप में ये क्वालिटी होना चाहिए. हम कितना सारा एथिक्स पढ़ते हैं, GS4 पढ़ते हैं, उसमें जो भी बातें पढ़ते हैं क्या हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं ड्यूरिंग द process of our preparation. Journey is important. Destination is important, so is the journey. सिविल सर्विसेज का सिलेबस ही ऐसे डिजाइन होता है कि इसमें आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है गरीब, लैकिंग मनी और मटेरियल पोजीशन. हार्ड हेडेड मतलब होता है वास्तविक, प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल. कंजेक्चर, इसका मतलब है अनुमान. एन ओपिनियन और कॉन्क्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. तो अननेसेसरी अनुमान भी नहीं लगाना चाहिए, स्पेकुलेशन, सरमाइज. सो दिस इज कंजेक्चर, दिस इज हार्ड हेडेड, impoverished, lenity and recondite. These are vocab words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. दिस इज CSAT. CSAT से भी डरना नहीं है. मैं फिर बता रहा हूँ 66 प्लस मार्क्स आ जाएंगे. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट एक्ट विद सिंसियरिटी. 32 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, उससे आप सारा अपना थ्योरी पार्ट कवर करो. डेली बेसिस पे ये 2 सवाल करो. आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत नहीं है. फोकस ऑल ऑफ योर एनर्जी इन GS1 में रियल कॉम्पिटिशन आने वाला है. दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. अब सी, क्या आप गुजरात स्थित इस मंदिर का नाम जानते हैं? अगर आपने PYQ सॉल्व किया है तो आप जानते हैं. ये कई बार पूछा गया है इस मंदिर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UPSC में. सो व्हाट इज द आंसर? टेल.
मातानी पछेड़ी ये गुजरात की एक पारंपरिक वस्त्र कला है। इसके केंद्र में देवी की आकृति होती है, वहीं इसके चारों ओर पशु पक्षियों, सूर्य, चांद आदि की छवियां होती है। इसे बनाने में बांस की लकड़ी की मदद ली जाती है। तो इसका नाम क्या है? मातानी पछेड़ी। ये है ई संजीवनी, नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज ऑनलाइन। ये इंडिया का नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज है। ये डायरेक्टली ड्राइव कर रहा है 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। एसडीजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 एसडीजीज होते हैं इन टोटल, 17 एसडीजीज, और ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। चलिए बताइए 17 एसडीजीज कौन कौन से हैं? इन 17 में से ये 4 हैं। गोल 3 मतलब गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गोल 5 मतलब जेंडर इक्वालिटी। गोल 9 मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड गोल नंबर 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, सृजन इंडिया वन। सी एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट्स ऑफ मेट्रो रेल्स। तो मेट्रोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1984 में क्या दिल्ली से पहली मेट्रो स्टार्ट हुई थी? राइट और रॉन्ग? मेट्रो लाइन लेट पर मंथ अभी इतना हो गया है, और मेट्रो अब बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये लाइफलाइन बनता जा रहा है बहुत सारे सिटीज में। आप हैं सावित्रीबाई फुले जी। अमृत महोत्सव है 3 जनवरी 1831 टू 10 ऑफ मार्च 1897। आप पहली फीमेल टीचर इंडिया की हैं। तो द पॉइंट इज, जिस डिटर्मिनेशन के साथ आपने विमेन एजुकेशन में वर्क किया वो एग्जाम्पलरी है। आप और ज्योतिराव फुले साहब ने मिलके स्कूल फॉर गर्ल्स बनाया था पुणे इन 1848 में, जो पुणे विश्वविद्यालय है वो भी आपके नाम पर है। देन सी, कल ही हमने एमसीक्यू में भी देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, पीवीटीजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यूनियन बजट में भी जो फंड एलोकेशन है, तो 2023-24 में ट्राइबल्स में फंड एलोकेशन देखो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल भी है ये। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जो लॉन्च है, इसमें इंप्रूव करना है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीवीटीजीज। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है, इसमें इतना पैसा है टू कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं क्विकली द हिंदू न्यूज़पेपर में। सी एक नया थ्रेट आ रहा है, इसका नाम है H3N2 फ्लू। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने वार्निंग दिया है, इसके पेशेंट्स आ रहे हैं, इतने कंफर्म केसेस हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड है। तो टाइम टू मास्क अप, मास्क लगाना इज गुड। तो ये डेटा है, अभी पैनिक नहीं करना है, बट इसके सिम्टम्स हैं जैसे फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस एंड वीजिंग, न्यूमोनिया एंड सीजर जैसे सिम्टम्स भी दिखे हैं। तो H3N2 सब टाइप है, इट इज अ काइंड ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा। इसके राइजिंग नंबर्स बढ़ रहे हैं अभी। तो गवर्नमेंट ने वार्न किया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो व्हाट वी हैव टू डू, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयर करना है और स्प्रेड ऑफ वायरस को बचना है। यंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पर्सन विद कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटीज मतलब अदर और कोई डिसीजेस भी हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनको ज्यादा केयर करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स अटैक्स ऑन टेम्पल्स इन ऑस्ट्रेलिया, कन्वेइंग कंसर्न। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट एंथनी अल्बनीज को न्यू दिल्ली में बताया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, कि ये जिस तरीके से अटैक्स होते हैं, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। तो दीज अटैक्स है, और बहुत एट टाइम्स क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, इनके प्रोपोगेंडा होते हैं, और ये डिवीजन पे ज्यादा टैक्टिक्स पे बिलीव करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। any type of divisive propaganda, any type of divisive thing is not appreciated. So these are challenges, इंडिया के लिए ये सारे challenges हैं जिसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। तो द पॉइंट इज, यहाँ पर बात हुआ दिस ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से। एट द सेम टाइम यहाँ पे सेका की भी बात है। सेका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अग्रीमेंट का, जो बहुत जल्दी साइन होने वाला है। तो दिस इज अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। चाइना हेल्प सऊदी अरेबिया ईरान रीस्टोर्स रिलेशन। अब चाइना की प्रेजेंस बहुत बढ़ती जा रही है सऊदी अरेबिया एंड अरेबियन ब्लॉक में। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज पहले सऊदी अरेबिया था वो यूएसए के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में था। यूएसए स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के बाद और फिर बाइडेन के टाइम पे भी जो सऊदी है, सऊदी से डिस्टेंस बढ़ी है, और जो सऊदी को यूएसए का प्रोटेक्शन मिलता था वो अब कम हो गया है। सो दैट इज वाई सऊदी अब अपना खुद मिलिट्री को डेवलप करने में प्लान कर रहा है। सऊदी और ईरान के बीच में ट्रेडिशनली टेंशंस होते हैं बहुत,
और चाइना, चाइना के अच्छे रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज से, और चाइना यहाँ पे मीडिएटर का काम कर रहा है। ये रीजनल राइवल्स हैं एक्चुअली। ये पूरा जो मिडिल ईस्ट का ये पूरा ब्लॉक है, सऊदी ब्लॉक भी है, यहाँ पे एक लीडर होता है ईरान और एक होता है सऊदी अरेबिया। इस्लाम में दो सेक्ट हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी, तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा टेंशन चलता है। सो द पॉइंट इज, डिप्लोमेटिक मिशन जो चाइना का है वो ब्रोकर कर रहा है टॉक्स, और दोनों को यहाँ पे रिलेशंस आ रहे हैं। अब सी, दिस इज वन थिंग, रिलीजन इज वन थिंग, बट एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है इकोनॉमी। इकोनॉमी, सो जैसे हमने देखा था, जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, चाहे वो सऊदी हो या ईरान हो, इधर की जितनी कंट्रीज हैं ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। अब ये जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, इसके दिन ज्यादा अब नहीं है, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स के डेज नंबर्ड है। वर्ल्ड अब मूव कर रहा है डिफरेंट फ्यूल्स पे, डिफरेंट फ्यूल्स पे। तो ये जो पेट्रोलियम डीजल बेस्ड जो फॉर्चून आए हैं पेट्रोल ब्लैक क्रूड ऑयल की डिस्कवरी के बाद इस रीजन के, दे आर नाउ लुकिंग टू एक्सपैंड, दे आर नाउ लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी। तो सेम चीज यूएई में हो रहा है, यूएई अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और जो ट्रेडिशनल टेंशंस चलते थे वो टेंशंस अब इग्नोर हो रहे हैं, और इकोनॉमी सेंटर स्टेज पे आ रही है। इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनली इजराइल, सऊदी, यूएई, इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी इन द पास्ट, बट अब इकोनॉमी सेंटर स्टेज ले रहा है, और इजराइल अब काफी अच्छा दोस्त हो गया है सऊदी एंड यूएई का, बहुत सारे बायलैटरल टाइज भी हो रहे हैं। सो सेम अब ईरान जो है, ईरान भी बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। सो ये सारी कंट्रीज हैं, इनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है कि डिवाइडेड बाय पर्सनल रीजंस बट यूनाइटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के सैंक्शंस ऑन चाइना, यूएसए के सैंक्शंस ऑन ईरान, यूएसए की डिस्टेंस फ्रॉम सऊदी, यूएसए के सैंक्शंस ऑन रशिया, तो ये सब अब एक साथ में आ रहे हैं, ये सब अब एक साथ में आ रहे हैं। सो दिस इज न्यू डेवलपमेंट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट पेज है। सी, आर यू बीइंग हैरेस्ड, बुलीड ऑनलाइन एंड लिविंग इन फियर। सी, ये कभी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। इंटरनेट ना एक बहुत डिफरेंट वर्ड है, इंटरनेट बहुत डिफरेंट वर्ड है। हम ऑल टाइप ऑफ पीपल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग दीज वीडियोज, सो आई हैव दिस एक्सपीरियंस, आई हैव मेट ऑल टाइप ऑफ पीपल, बट द पॉइंट इज, इसमें देर आर गुड पीपल एज वेल, और एट टाइम्स यू मीट बुलीज एज वेल। सो द पॉइंट इज, बुलीज से कभी डरना नहीं चाहिए। बुलीज हुए, फेक हुए, या फिर स्कैमस्टर्स हुए, दीज ऑल आर, इनसे हरासमेंट में डरना नहीं चाहिए। इसके लिए पुलिस आपके साथ हमेशा खड़ी है। आर यू बीइंग हैरेस्ड, बुलीड ऑनलाइन एंड लिविंग इन फियर? नॉट एनीमोर। ये एक क्राइम है। ये जो बुलिंग क्राइम होता है ना, इंटरनेट में क्या होता है, सब आपके पास, लाइक आप एनोनिमस हो, आपका आईडी फेक है, आपका नेम फेक है, एवरीथिंग इज फेक। आपको एक आईडी मिल गया है, ऑनलाइन हो गया है, इंटरनेट है, एंड यू स्टार्ट पोस्टिंग एनीथिंग। ये बुलिंग का कल्चर होता है। सिस्टमेटिक बुलिंग होती है, सिस्टमेटिक विट्रियोल होता है, सिस्टमेटिक हेट्रेड भी होता है। और एट टाइम्स अगर नॉर्मल यूजर इन सब चीजों से अवेयर नहीं है, तो ये उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल, मेंटल ट्रॉमा और डैमेज भी करते हैं। तो इसको चेक करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लेट्स स्टॉप दिस क्राइम टुगेदर। बुलीज की कोई जगह नहीं है, अकेले नहीं है आप, अकेले नहीं है आप। सृजन इंडिया 1 में भी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है। एनी टाइप ऑफ बुलिंग इज नॉट अलाउड। कमेंट्स डिलीट नहीं होते, यूजर डिलीट होता है। सो द पॉइंट इज, ये जो बुलीज हैं, ये नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ओके, सो दिस इज एडिटोरियल। बिलेटेड बट एसेंशियल, बिलेटेड बट एसेंशियल। इंडिया मस्ट हैव अ प्रॉपर रेगुलेटरी रेस्पॉन्स टू द सर्ज इन वर्चुअल एसेट्स। अब देखो, ये जो डिजिटल प्रेजेंस बढ़ा है, तो डिजिटल प्रेजेंस में भी बहुत सारी नई चीजें आई है। बिलेटेड बट एसेंशियल। सी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी यहाँ पे बताया, जैसे डिजिटल एसेट्स है, लास्ट टाइम एक जैसे वर्ड आया था एनएफटीज का, नॉन फंजिबल टोकन्स, प्रीलिम्स का सवाल था। और एक और अभी जो वर्ड है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसी के टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, बट द पॉइंट इज, क्रिप्टो करेंसी में जैसी एनोनिमिटी है, अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है, तो इसमें बहुत ज्यादा मॉनेटरी यहाँ पर दिस लॉन्ड्रिंग होती है। यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑल टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज यहाँ पे पाई गई है, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी जो इसको रेगुलेट करे। तो यहाँ पे फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। पैंडेमिक एरा में क्या हुआ, वर्चुअल एसेट्स का बूम आया।
कई बार जैसे लोगों ने बिटकॉइंस में इन्वेस्ट किया, ऑल्दो आरबीआई बार बार मना कर रहा है बिटकॉइन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको हम लीगैलिटी भी नहीं दे रहे हैं, बट ऐसा हुआ कि बिटकॉइंस में इतने इंटरेस्ट में आपको इतना तेजी से ग्रोथ होगा लाइक दिस एंड दैट, और यहाँ बहुत सारे स्कैम्स भी हुए। ये जो क्रिप्टो है, ये क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। इंडिया में भी बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके पास क्रिप्टो में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, बट द पॉइंट इज देयर इज नो सेंट्रल बैकिंग, देयर इज नो सेंट्रल बैकिंग। यहाँ स्पेकुलेशन ज्यादा है, डिस्क्लोजर नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ये मैनिपुलेट भी होती है। सो द पॉइंट इज इससे सेफगार्ड करना जरूरी है, इन्वेस्टिगेट करना इसको जरूरी है। तो द पॉइंट इज ये काफी बड़ा नंबर बन गया है, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड-19 एंड लॉकडाउन। सो द पॉइंट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड एट टाइम्स। ये जो होता है पैरेलल करेंसी होता है, ये पैरेलल करेंसी से ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग्स भी होती है, इसलिए यहाँ पे FATF आ जाता है। FATF का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पैसा यूज हो रहा है, इन सबको चेक करना, दिस टेररिज्म एटसेट्रा में। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। तो FATF G20 का ही एक इनिशिएटिव है। अभी G20 मीटिंग हो रही है ना, यस और नो? FATF इज एन इनिशिएटिव ऑफ G20। सो द पॉइंट इज, और क्या FATF का इंडिया मेंबर है? टोटल कितने मेंबर्स हैं? सो वर्चुअल जितनी भी करेंसीज हैं और एसेट्स हैं, इस पे एक चेक करना जरूरी है। अभी G20 मीटिंग में भी इंडिया यही बोल रहा है कि ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। तो PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको मॉनिटर करता है। बजट में भी प्रोविजंस हैं कि अगर आपके पास डिजिटल एसेट्स है तो इस पे टैक्सेशन भी लगेगा, तो RBI अभी इस पॉलिसी को और इवॉल्व कर रहा है। ये बहुत सीरियस मैटर है, इस पे लेजिस्लेशन होना चाहिए, लॉन्ग ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए वर्चुअल एसेट्स में। ये वाइडनिंग रिफ्ट है। चाइना एंड USA मस्ट नॉट अलाउ देयर डिफरेंसेस टू पोलराइज द वर्ल्ड। आफ्टर 1991 फॉल ऑफ USSR, वर्ल्ड डिवाइड एक ही हो गया था वर्ल्ड में सुपर पावर, और वो था अमेरिका। बट अब चाइना अमेरिका को चैलेंज करने लग गया है, तो ट्रेड वॉर हो रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे अभी ताइवान के ऊपर भी दोनों में टसल है। अभी मिस्टर शी जिनपिंग थर्ड प्रेसिडेंसी में है, और शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन जो थी वो थी मिलिट्री माइट वाली। शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन मिलिट्री माइट, डेंग जियाओपिंग डॉक्ट्राइन इकोनॉमी माइट, और इससे पहले माओ वाली डॉक्ट्राइन थी स्टैंड अप वाली जाओ एनलाई के टाइम से। सो द पॉइंट इज चाइना एग्रेसिव हो रहा है, चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी भी है, और ये यूएस को चैलेंज कर रहा है। तो वेस्टर्न लेड जो वर्ल्ड है उसको यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी जितना ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने कन्फ्रंटेशन किया था चाइना से, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये व्यू पॉइंट नहीं रहा है। बट ताइवान के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्लियर वर्ड्स में कहा है कि US इज गोइंग टू सेव ताइवान, ये क्लियर वर्ड्स है। सो द पॉइंट इज, इस क्लैश में वर्ल्ड में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अभी स्पाई बलून का एपिसोड हुआ। स्पाई बलून, US ने बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जैसे हुआवे 5G मैन्युफैक्चरर्स को बैन कर दिया। रीजन, स्पाइंग। सिविलियन मेट्रोलॉजिकल एयरशिप था और इसमें टेंशंस अगेन बढ़े और रिलेशंस नोज डाइव हुए। US जो है वो अलायंस और पार्टनरशिप बढ़ा रहा है इस रीजन में, इंडो पैसिफिक में। इंडिया का अभी चाइना के साथ गलवान क्राइसिस भी हुआ था, चाइना के साथ टेंशंस भी है, बट एट द सेम टाइम इंडिया की जो पॉलिसी हमेशा से रही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, वो हमें कंटिन्यू करना है। तो द पॉइंट इज, चाइना US रिफ्ट में ऑल्टर बीजिंग्स कैलकुलस एज इट ग्रैपल्स विद टू फ्रंट्स। एक तो ताइवान इशू जो है, जो बीजिंग का सबसे बड़ा कंसर्न है, और वर्ल्ड में रेसेशनरी टेंडेंसीज भी आ रही है, और इंडिया के साथ भी जो लैंड बॉर्डर इश्यूज हैं, ये एक सोर पॉइंट है। India must be nimble enough to exploit the opportunities in an increasingly divided world full of uncertainty and difficult challenges. So world में अभी बहुत uncertainty है, difficult challenges हैं, chaos is a ladder. So the point is, इसमें इंडिया को इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। This is political and this is a moment of reckoning for AUKUS in Australia. अब सी यहाँ पर भी सी कंट्री है। The point is, AUKUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया को UK US ने मिलके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दिया, ऑस्ट्रेलिया पहले वो डीजल सबमरीन फ्रांस से ले रहा था, बट अब US ने और UK ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दिया। तो इससे ऑकस से फ्रांस के साथ भी काफी टेंशंस हुए थे, मैक्रो, बट अब वो ठीक हो गया है। अभी जो ऑकस है इसका प्राइमरी अगेन टारगेट है इंडो पैसिफिक में UK US की प्रेजेंस बढ़ाना और चाइना को काउंटर करना।
तो द पॉइंट इज ऑकस है, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, सारी डेमोक्रेसीज हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। ऑस्ट्रेलिया का प्लान है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने का। एंथोनी अल्बनीज ने कहा कि सिंगल बिगेस्ट लीप इन डिफेंस कैपेबिलिटी इन ऑस्ट्रेलियाज हिस्ट्री। तो सी, एक और टेंडेंसी वर्ल्ड में बढ़ रही है और वो हो रही है रैट रेस हो रही है वॉर्स एंड वेपन्स की। जिसे स्टार्ट ट्रीटी है वो भी अब खत्म है, स्टार्ट ट्रीटी। सो द पॉइंट इज, मेन इशू ये था कि जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है उसको न्यूक्लियर सबमरीन बनाना है। इस पे न्यूजीलैंड ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जोन है, यहाँ पर हम न्यूक्लियर वर्ड क्यों ला रहे हैं। एक्चुअली ये जो वर्ड न्यूक्लियर है इससे सब बहुत डरते हैं। न्यूक्लियर में कैटास्ट्रोफिक डैमेज करने की कैपेबिलिटी होती है, वाइप आउट कर सकता है न्यूक्लियर वॉर। सो दैट इज वाई एंटायर सिविलाइजेशन को, सो दैट इज वाई न्यूक्लियर से पूरा वर्ड थोड़ा स्कैर्ड रहता है। सो द पॉइंट इज, ऑकस है यहाँ पे, और कैनबरा ने अटेम्प्ट किया, असुएज किया रीजनल पावर्स को भी, न्यूजीलैंड को भी, और कि दिस इज फॉर लाइक पीसफुल यूज एंड ऑल। ऑफिशियल्स ने अटेम्प्ट किया डिस्टिंग्विश ऑकस को फ्रॉम क्वाड में है इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा ने डिस्क्राइब किया जो क्वाड है वो एक नॉर्मेटिव ग्रुप है, विजन है। ऑकस जो है ये एक टेक्निकल अरेंजमेंट है। तो लाइक शब्दों का खेल है, इसमें ऐसा नहीं लिखा कि दिस इज फॉर मिलिट्री वेपन्स एटसेट्रा दिस एंड दैट, बट दो ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, एक है ऑकस और दूसरा है क्वाड। क्वाड में है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और ऑकस में है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। अब कैनबरा के पास भी चैलेंजेस है, जैसे कुछ दिन पहले हमने सोलोमन आइलैंड्स भी देखा था। चाइना वहां पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है पैसिफिक में, ईस्टर्न पैसिफिक में। सो द पॉइंट इज वेस्टर्न पैसिफिक। द पॉइंट इज, ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स होप दैट कि ये जो ऑकस डील है और ऑस्ट्रेलिया के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन होगा, इट विल एक्ट एज अ डेटरेंट। प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस कैपेबिलिटी जो यूएस और यूके शेयर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट होगा, जायंट लीप होगा उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज में। ओके, देन इसके बाद अब ये भी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पास कि वो जो रीजनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं हो, बिकॉज अगर कोई एक कंट्री न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो सारी पावर इक्वेशन उस पूरे रीजन में टिल्ट हो जाती है। तो वो कंट्री अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बन रहा है। तो इससे ऑब्वियसली न्यूजीलैंड एंड अदर जो आइलैंड कंट्रीज हैं इसके आसपास, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया भी एंड इवन चाइना भी, दे आर गोइंग टू फील थ्रेटेंड, दे आर गोइंग टू फील अनकंफर्टेबल। सो द पॉइंट इज, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स बनेगी, कैनबरा ने इसको क्लियर कर दिया है। दिस सबमरीन शिप न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, ये नया है और दिस इज गोइंग टू बी देयर। द पॉइंट इज, क्या हम फिर से आर्म्स रेस में जा रहे हैं, इरा ऑफ आर्म्स रेस में जा रहे हैं? दिस इज अ वरी। इंडिया जो है वो कभी भी लाइक यूएस जैसी लीग में नहीं था। एक्चुअली जो यूके है इसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी और कनाडा में भी, बिकॉज ये फॉर्मर कॉलोनीज हैं यूनाइटेड किंगडम की, और यूनाइटेड किंगडम के बड़े कॉर्डियल रिलेशन यूएसए के साथ भी है, बिकॉज यूएसए भी वंस अपॉन अ टाइम एक कॉलोनी था यूके की। तो ये सारी कॉलोनीज हैं और यूके इधर है और अब यूएसए स्ट्रांग हो गया है। ये सब आपस में बहुत क्लोज टाइज शेयर करते हैं। इंडिया के इतने क्लोजर टाइज नहीं है इन कंपैरिजन, बट इंडिया भी एक स्ट्रांग पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया का। सो दैट इज व्हाई आई गिव यू दैट आंसर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन पे एक नोट तैयार करना। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज न्यूक्लियर वर्ड इज अ वेरी सेंसिटिव वर्ड, ड्यू सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड। ऑकस एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना का ये मैसिव हेनान का बेट है। चाइना में भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, चाइना की इकोनॉमी जो है ना, एट टाइम्स ये बोला जाता है इट इज लाइक अ बबल, क्योंकि इनसाइड स्टोरी जो है चाइना की वो कभी बाहर नहीं आती। चाइना का वही वर्ड जानता है चाइना को जो चाइना दिखाना चाहता है, चाइना के बारे में वर्ड वही जानता है जो चाइना प्रोजेक्ट करता है, बिकॉज यहाँ पे मैसिव सर्विलांस भी है, मैसिव यहाँ पे लाइक जो न्यूज है वो फ्री नहीं है, स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। अब चाइना में इकोनॉमिक कंडीशंस, नंबर्स आर रियली गुड, बट एट टाइम्स ये आता है कि इसके में बहुत ज्यादा क्रैक्स हैं चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल में, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है और ये अब ज्यादा विजिबल होते जा रहे हैं यहाँ के क्रैक्स। रेस्क्यू एफर्ट्स जो इंडिया ने किए टर्की में, सीरिया में, इसको लॉड किया है, सब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया। हमारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एनडीआरएफ है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एनपीडीआरआर एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसमें डायलॉग, शेयरिंग एक्सपीरियंस, व्यूज, आइडियाज, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें होती है, क्योंकि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हमारा प्राइमरीली टारगेट है
और इसमें इट शुड बी लाइक अ कलेक्टिव एफर्ट, किसी एक का नहीं, कलेक्टिव एफर्ट। तो लोकल रेजिलियंस बढ़ाना जरूरी होता है। तो स्ट्रेस किया कि लोकल मॉडल्स हो। इंडिया इतना बड़ा है कि वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं बन सकते, हमें रीजनल सॉल्यूशंस बनाने चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए हैजार्ड्स को और उसके मिटिगेशन पे वर्क करना चाहिए। नेचुरल कैलामिटीज को भी हमें कम करना है। तो ये सारा काम है, रेस्क्यू एफर्ट्स जो भी इंडिया ने किया उसको भी यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया। इंडिया एक बहुत रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। वर्ल्ड में कभी भी डिस्ट्रेस आता है, चाहे वो हमारे नेबर्स हैं या फिर से सीरिया, टर्की एटसेट्रा, इंडिया यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है। फर्स्ट रेस्पॉन्डर, हेल्प में सबसे पहले आगे आता है इंडिया। This is categorization of terrorism on the basis of motivation is dangerous, says India. Whatever is your motivation, whatever your motivation is, terrorism is terrorism. ऐसा कभी नहीं होता है कि ये good terrorist है या bad terrorist है। terrorist होता है। Whatever is your motivation, किसने push किया, क्या reason हो गया, whatever it is, terrorism is terrorism. And terrorism की civil society में कोई जगह नहीं है। तो the point is, ये एक dangerous term है, हमें यहाँ पर क्लासिफाई नहीं करना चाहिए। एट टाइम्स हम बताते हैं कि रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ या फिर रिलीजियस डिफिकल्टीज आई और उसके कारण फिर टेररिज्म बढ़ रहा है। अगेन दिस मोटिवेशन इज नॉट जस्टिफाइड। टेररिज्म इज टेररिज्म, ये कंडम करना चाहिए। तो टेंडेंसी ऑफ कैटेगराइजेशन जो होता है, इट इज अगेन इसका कोई, इट इज ऑफ नो यूज, इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात है कि जो वर्ड है, और ये रुचिरा कंबोज मैम ने बताया यूनाइटेड नेशंस में कि इंडिया का स्टैंड इज वेरी क्लियर कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। ओके, मीनवाइल यूएनएससी की जो मेंबरशिप है, उसमें इंडिया का कैंडिडेचर बहुत स्ट्रांग है। यूएनएससी में रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेटिन अमेरिका यहाँ पे रिप्रेजेंटेड नहीं है, अफ्रीका रिप्रेजेंटेड नहीं है। इंडिया जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, 1.5 बिलियन होने वाले हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट फेयर। इंडिया यूएस टू लॉन्च अ सेमीकंडक्टर सब कमिटी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। ऑस्ट्रेलिया दिस यूएसए के एक्सपर्टीज है। अभी जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स डाल रही है, तो जैसे ताइवान एटसेट्रा से इधर आ रहा है, फॉक्सकॉन एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज, यूएसए के साथ टाइज इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया को एक बहुत बड़ा हब बनाना चाहते हैं। हमारे पास वैसे भी इंजीनियरिंग टैलेंट बहुत है, वर्कफोर्स भी बहुत है और मार्केट भी बहुत बड़ा है। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। हमें पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड लेना चाहिए। वर्ल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिटरमाइन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डोमिनेट करेगा। आईएफ ने 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए। एयर इंडिया पायलट अलाउड टू फ्लाई 2 एयरक्राफ्ट टाइप्स। ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट किया। मोर गर्ल्स ज्वाइन स्टेम। तो एक ये बहुत बड़ा ना लाइक दकियानुसी थॉट्स होते हैं, ये रूडिमेंट्री, नॉट गुड, कि जो स्टेम है मतलब मैथ्स है, साइंस है, दीज आर नॉट फॉर गर्ल्स, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। देखो, मोर गर्ल्स ज्वाइन स्टेम, गर्ल्स मैथ्स में बहुत अच्छी हैं, गर्ल्स साइंस में भी बहुत अच्छी है। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप करते हैं, दिस इज नॉट राइट। सो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं हाई स्कूल एंड बियॉन्ड, इनके नंबर्स बड़े हैं, ऐसा वेबिनार में भी बताया, और दिस इज रियली गुड। सो एजुकेशन जो होता है उसमें स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। देन मिस्टर शी बिगिंस थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट इन फर्मर कंट्रोल, एंड पाकिस्तान इज इन परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ क्राइसिस। नाउ सी, दिस इज नॉट समथिंग जो इंडिया के इंटरेस्ट में। इंडिया के इंटरेस्ट में पाकिस्तान का स्टेबल रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का स्टेबल रहना, बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री। अगर ये रोग कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर यहाँ पे टेररिज्म का भी बहुत बड़ा इशू है, तो इससे ये और एक बहुत बड़ा ना इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये, बहुत बड़ा थ्रेट है ये। सो पाकिस्तान इन परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ क्राइसिस। Then Georgians rally, and this is US close Silicon Valley banks. Silicon Valley, California, this is startups, ITs के लिए फेमस है। यहाँ बिगेस्ट फेल्योर नजर आया है सिंस 2008 क्राइसिस। यूएसए में रेसेशनरी टेंडेंसीज। जनवरी का इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा है 5.2%, दिस इज गुड। अपटिक है आईआईपी में अपटिक है। सेंसेक्स स्लाइड हुआ है और यूएस में रेट इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, वेंटिलेशन, टाटा टेक, बोइंग, जीएमआर, दिस। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ क्विकली हैव अ लुक एट योर आंसर सबमिशंस। ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल था, काफी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया इसे। देखो, आसान था ये।
यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। ऐसे सवाल भी हमें करना चाहिए। प्रिपेयर अ नोट तो बहुत इजी फॉरवर्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट वंस इन अ वाइल हमें ऐसे सवाल भी करना चाहिए जिसमें हमें थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़े। ये एक आर्टिकल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो दौर चल रहा है इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 की प्रेसिडेंसी है, हम यूएनएससी में भी थे अभी, एंड देन इंडिया का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया क्राइसिस में वर्कआउट हुआ है, वर्ल्ड में कोविड-19 जैसे इंडिया का रेस्पॉन्स आया, इंडिया यूएस प्रेशर में नहीं हम झुके और हमने लाइक रशिया से ऑयल खरीदा, हमारा जो डिप्लोमेसी है वो ठीक चल रहा है, हमारा जो डायस्पोरा है, यूएस की जितनी भी टॉप फर्म्स हैं आप देखो उसके सीईओज इंडिया है, तो डिप्लोमेसी में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, आईआर में। अब इसको सोचो और कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं। दिस इज नॉट अ लाइक objective question, this is a subjective question. So utilizing India's movement under the diplomatic sun, नंदिनी ने अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा आंसर लिखा, दिस इज रियली रियली गुड। यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन, तो देखो G20 प्रेसिडेंसी है, G20 कंट्रीज के बारे में बताया। अब G20 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है G20, बिकॉज G20 इज अ प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड की टॉप 20 कंट्रीज आएंगी और हम अपने इंडियन वैल्यूज, हम ग्लोबल ऑर्डर को शेप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे। और इसके अलावा और भी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, नॉट ओनली G20, अदर एरियाज में थिंक। ओके, प्रियंका ने भी बहुत अच्छा बताया। देखो कितने अच्छे से रीसेंट डेवलपमेंट हुआ। G20 रायसीना डायलॉग, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वेरी नाइस, जियोपॉलिटिकल। अब इंडिया का वैल्यूज बताया यहाँ पे कि इंडिया का देखो कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, वेरी नाइस। दिल्ली को क्या चाहिए, ये देखो, ये स्ट्रक्चरिंग कितना अच्छा है, यूएनएससी रिफॉर्म्स, फोरम्स हो, चैलेंजेस भी है, वेरी गुड। अब देखो ये भी बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है, दीज ऑल 5-6 आर चैलेंजेस। आपका स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छा होता है, आप मेंस में बहुत अच्छा करने वाले हो। फिर रशिया यूक्रेन वॉर का, और फिर ये 10 स्टेप्स टू पीस में ये क्या हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड इज लाइक कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, हम वर्ल्ड को शेप कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक डिप्लोमेटिक सन, अभी उजाला है, हमको बहुत अभी प्राइम टाइम चल रहा है हमारा डिप्लोमेसी में। हम ऐसा चीज और क्या करें कि हम इसको मैक्सिमम रीप कर पाए इस सारे बेनिफिट्स को। प्रिपेयर अ नोट ऑन यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। अटेम्प्ट थोड़ा जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, तो ये आज का डिस्कशन है। अब कल हम डिस्कस करेंगे, कल अब नॉर्मल क्वेश्चन है, दिस इज इंडिया, जर्मनी और रॉयल बंगाल टाइगर पे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।